नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए लाभकारी होगा। पीडीएफ इसका आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों पूरा 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, तो आप लोग धैर्य के साथ आराम से प्रैक्टिस करिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदय, भारतीय खाद्य निगम ने कुछ मात्रा खरीदी है, और यदि भारतीय खाद्य निगम अपनी वचन आबद्धता को पूरा नहीं कर पाएगा, परंतु तो भी और मात्रा की खरीद करेगा। हम चाहते हैं कि यदि चावल का फालतू भंडार है तो वह बाजार में आए, ताकि लोगों को लाभ हो सके। एक अन्य माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर खुले में रखे गए गेहूं का उल्लेख किया है। जहां तक मुझे पता है, गेहूं की अधिकतर खरीद राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा नहीं। किसानों के लाभ के लिए हमने इस बार गेहूं की खरीद के लिए छूट दी थी। हमने 20% तक खराब हो चुके गेहूं की भी खरीद करने की अनुमति दी थी, परंतु कुछ राज्य सरकारों ने व्यापारियों के साठगांठ करके बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त गेहूं भी खरीदा है, और भारतीय खाद्य निगम को उस स्टॉक को अपने नियंत्रण में लेने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि इसका वितरण नहीं कर सकेंगे। कुछ माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश का नाम लिया। राज्य द्वारा खरीदा गया सारा गेहूं जो हमारे द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप है, हम अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं, परंतु यदि वह खपत के लिए उपयुक्त नहीं है तो हम अपने ऊपर दोष नहीं ले सकते। इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को लेना होगा। एक आशंका व्यक्त की गई है कि न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दंड दिया जाएगा और अधिकारी बच निकलेंगे, और अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों के विनिमय के लिए अलग नियम है तथा शेष कर्मचारियों के लिए अलग है। हम उच्च अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक हैं, क्योंकि यदि उनके साथ समुचित ढंग से निपटा जाए और यदि वे अपने काम को ठीक प्रकार से करें, तो वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखने और कार्यकुशलता बनाए रखने का उत्तरदायित्व भी स्वीकार करेंगे। कम से कम मेरी यह नीति है। जहां कहीं पर मैंने पाया कि अधीनस्थ कर्मचारी ने गलती की है, तो उसके ऊपर अधिकारी को दोषी ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि अनुशासन तथा ईमानदारी बनाए रखने के लिए निम्नतम स्तर के कर्मचारियों तक जाना सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है। हमें पहले देखना है कि हमारे अधिकारी ईमानदार हैं। श्री डागा ने किन्हीं ऐसे प्रतिवेदनों का उल्लेख किया है जो संसद में पेश नहीं किए गए हैं, और सरकारी उपक्रम समिति ने उन पर अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। यह स्थिति किसी भी दृष्टिकोण से उचित ज्ञान नहीं पड़ता। यह अवधि इस सरकार का वर्ष 2001-2002 का यह प्रतिवेदन प्राप्त होने पर हमने कार्यवाही की थी। सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना संसद को दी गई थी। आप आश्वस्त रहें, इसकी बहुत अच्छी देखभाल की जा रही है। वर्ष 2001-2 में के दौरान भी हमने किसी को भी भूखा नहीं मरने दिया। खाद्यान्न की पूर्ति तुरंत की गई, चाहे हमें विमान से ही खाद्यान्न क्यों ना गिराना पड़ा हो। अब हम इन पूर्वोत्तर राज्यों में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि परिवहन संबंधी कठिनाइयां हैं। विशेषकर मानसून के दौरान इस संबंध में कुछ समस्याएं हैं। रेलों द्वारा परिवहन संबंधी कुछ अड़चनें हैं। इन भागों में खाद्यान्न की सप्लाई ले जाने में कठिनाइयां हैं। वह सप्लाई मीटर गेज लाइन से करनी पड़ती है, लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूं कि
हम वहाँ जितना भंडार रखना चाहते थे उतना नहीं रख सके हैं। इसका कारण यह है कि इस कार्य में अनेक विभाग सम्मिलित होते हैं। निश्चय ही रेलों ने पूरा प्रयास किया है। वे कुछ महीनों में खाद्यान्न सप्लाई के पूरे रेक इन पूर्वोत्तर क्षेत्रों को भेज रहे हैं, किंतु दिन पूर्व कुछ माननीय सदस्य मुझसे मिले थे, जिनमें प्रोफेसर चक्रवर्ती भी शामिल थे। उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि सप्लाई स्थिति सुधर गई है और रेलें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अब मैं नहीं जानता कि वह इस संबंध में क्यों चुप बैठे हैं। भारतीय खाद्य निगम कोई लाभ नहीं कमाता। सभापति महोदय, मैं आरंभ में ही मंत्री महोदय को यह कहकर निराश नहीं करूंगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं इसका विरोध करता हूं। सरकार की कराधान नीति क्या है? मंत्री महोदय ने बजट भाषण में कहा है कि संपदा शुल्क से की जाने वाली वसूली ज़्यादा थी, अब छूट सीमा 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखा जाए तो मुझे इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि इसे 1 लाख रुपए तक क्यों बढ़ाया जाए। आज विश्व में जो समाजवादी देश की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक कि पूंजीवादी देशों, जो कल्याणकारी देश समझे जाते हैं, में भी कर लगाने के 2 प्रयोजन होते हैं: संसाधन जुटाना तथा आय और संपत्ति में असमानता कम करना। लोकवित्त का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सबसे अधिक भारी वजन उन पर ही डाला जाए जो इसे सहन कर सकते हों। धनी लोगों के पास धन का कोई महत्व नहीं है। जिन लोगों के पास बहुत संपत्ति और आय है, उनको चाहिए कि वे अधिक कर अदा करें। कराधान नीति का एक सुस्थापित सिद्धांत यह है कि सरकार को प्रत्यक्ष करों पर अधिकाधिक निर्भर होना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष करों के मामलों में करों का प्रभाव केवल उन्हीं लोगों पर पड़ता है जिन पर कर लगाए हैं। ऐसी स्थिति में करों के प्रभाव से बचना या अलग हो जाना संभव नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि धनी लोगों द्वारा प्रत्यक्ष कर अदा किए जाते हैं। मुख्यतः वस्तुओं पर लगने वाले कर गरीबों द्वारा अदा किए जाते हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं पर करों का प्रभाव डाल दिया जाता है। सत्तारूढ़ दल अर्थात कांग्रेस यह जोरदार घोषणा करता है कि वह समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के लिए कटिबद्ध है। आखिर कांग्रेस में उन्होंने समाजवादी ढंग की समाज की बात की थी। भारत के संविधान के प्राकथन में कहा गया है कि भारत समाजवादी देश है। जब श्रीमती गांधी से समाजवाद का अर्थ पूछा गया तो उन्होंने कहा, इसका अर्थ सही तो मालूम नहीं है। वस्तुतः यह काफ़ी पुरानी विचारधारा हो गई है और अब इसका स्वरूप बदल गया है। अब आपकी अपनी परिभाषा है समाजवाद के लिए। मैं इस समय समाजवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। कल्याणकारी राज्य में भी गरीबों से या नहीं कहा जाता कि वे इतना ज़्यादा कर अदा करें, परंतु भारतीय गरीब से कहा जाता है कि वह कर अदा करें। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बीच के संबंध देखिए। यहाँ तक कि ब्रिटिश काल में भी अधिकतम राजस्व प्रत्यक्ष करों से आता था, परंतु स्वतंत्रता के बाद स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हुआ और अब अधिकांश राजस्व अप्रत्यक्ष करों से आता है। उसमें भी अधिक से अधिक उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क और अन्य करों से आता है और प्रत्यक्ष करों से राजस्व आना कम हो रहा है। क्या यह कदम समाजवाद की बात करके आमदनी और संपत्ति के बीच की असमानता कम करने के लिए है? वर्तमान परिस्थितियों में आप क्या कर रहे हैं? प्रथम योजना अवधि में आपने कहा था कि आप आमदनी के स्रोतों को जुटाएंगे, परंतु दूसरी योजना अवधि में दिशा बदल गई और अब आप अपने सभी स्वीकृत सिद्धांतों को तिलांजलि दे रहे हैं। पहले आप कहते थे कि असमानता धीरे धीरे समाप्त की जाएगी, धनी लोग अधिक कर देंगे और गरीब लोगों पर कोई कर का भार नहीं पड़ेगा।
आखिर आप उन 60% गरीब भारतीय लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं जिनके पास सिर छुपाने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है, परंतु आज यही लोग सभी प्रकार के करों का भुगतान कर रहे हैं और करों को बोझ से देने जा रहे हैं। धनी लोगों की आय में अधिक से अधिक वृद्धि होती है, उतनी ही अधिक आप उन्हें छूट दे रहे हैं। फिर भी हर समय आप यही दावा कर रहे हैं कि आप समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं। क्या यह आपकी कथनी और करनी के बीच अंतर नहीं है? स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था। कहीं कहीं इसमें टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए जैसे यहाँ पे बोझ से दबे जा रहे हैं तो यहाँ पे देने जा रहे हैं हो गया है टाइपिंग में, तो इसलिए वो गलत मिसप्रिंट हो गया, तो गलत उच्चारण हो गया। फिलहाल आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।